नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की ये जंजीर आखिर टूटी क्यों नहीं, हर किसी के जेहन में इस वक्त यही सवाल है। दरअसल कल रात से एक खबर पूरे भारत को परेशान कर रही है। बॉलीवुड के लीजेंड अमिताभ बच्चन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके साथ बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अमिताभ और अभिषेक मुंबई के नानावटी अस्पताल में हैं। ऐश्वर्या और आराध्या घर पर आइसोलेशन में हैं। चारों की हालत स्थिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि ये कोरोना की जंजीर आखिर टूटती क्यों नहीं। कोरोना से जागरूक रहने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद कई संदेश जारी किए थे। जाहिर तौर पर वो बेहद सतर्क रहे होंगे। बावजूद इसके अगर कोरोना बच्चन परिवार तक पहुंचा तो ये बेहद चिंताजनक बात है। जब अमिताभ और उनके परिवार को कोरोना संक्रमण हुआ है तो आप ये भी जान लें कि भारत में कोरोना के मामले तकरीबन 8.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। हम आज की बहस शुरू करें उसके पहले अमिताभ के कोरोना पॉजिटिव होने पर यह रिपोर्ट देखिए। देश में तकरीबन कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलने से रोक सकते। कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए अमिताभ सक्रिय रहे हैं, लेकिन वायरस इतना खतरनाक है कि खुद अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या को संक्रमण हो गया। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। शनिवार की रात 10:54 पर अमिताभ ने खुद बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ट्विटर पर बिग बी ने लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। 77 साल के बच्चन और बेटे अभिषेक को मुंबई के नानावटी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ऐश्वर्या और आराध्या फिलहाल अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। सभी की हालत स्थिर बताई गई है। इमीडिएटली सैनिटाइजेशन कर दिया। सैनिटाइजेशन तो फर्स्ट स्टेप। पूरा चारों बंगलों में सैनिटाइजेशन कर दिया। चारों बंगलों को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके वहाँ पे भी कंटेन रहने के लिए बोल दिया। एंड देन दिस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड ऑल दैट वो लेके उनको बताया है कि टेस्टिंग करना है। अमिताभ और उनके परिवार की इस बीमारी का हाल जिस आम खास ने सुना, हर कोई परेशान हो उठा है। पूरे देश में अमिताभ के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा पाठ की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही हैं। अमिताभ की बीमारी ने कोरोना के खतरे की ओर फिर से देश को झकझोरा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 8,49,553 कोरोना केस हो चुके हैं। इनमें एक्टिव केस 2,92,258 है। अमिताभ जिस मुंबई में रहते हैं वहां कोरोना के मामले 90,000 के पार हैं। मुंबई में उनका घर केडब्ल्यू वार्ड में है, जहां केस 5,300 है। कोरोना के खिलाफ भारत ने सख्त लॉकडाउन किया था, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। स्थिति कैसी है, इसे ऐसे समझिए कि यूपी ने हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन लगा दिया है। मुंबई में विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दे। बच्चन परिवार के संपर्क में आने वाले कुल 54 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 28 का कोरोना टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट का इंतजार, कल तक रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। इसी पर हम बहस करते हैं। अनलॉक के दौरान क्या हमने हल्के में ले लिया कोरोना को और इस वजह से इसका दायरा लगातार बढ़ता हुआ चला गया, और बच्चन परिवार तक अगर ये पहुंच चुका है जो बेहद सतर्क इससे रहते होंगे, तो देश के लोगों को कितना ज्यादा आगाह और जागरूक रहने की इस वक्त जरूरत है, इस बात को आप समझिए। इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश पारेख मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं जसलोक अस्पताल मुंबई के। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स अस्पताल के। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता शिवसेना की राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए मैं चाहूंगी डॉक्टर पारेख, चूंकि अमिताभ बच्चन के परिवार तक पहुंचना और ऊपर से आज ये खबर आना कि ऐश्वर्या और 8.5 साल की उनकी बेटी
आराध्या को भी कोरोना हो गया है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आप मुंबई में ही मौजूद हैं, अगर इस परिवार को लेकर कुछ जानकारी आपके पास हो तो मैं चाहूंगी जरूर शेयर करें आप। जी, परिवार के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, और अगर होती भी तो एक डॉक्टर तरीके मुझे उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे सचमुच उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो आपको उनके अस्पताल की तरफ से मिलेगी। ठीक है साहब, मैं अगले सवाल पर आ जाती हूँ। मैं समझ सकती हूँ एक डॉक्टर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन चूंकि बच्चन परिवार के साथ पूरे देश की एक अलग तरह की भावनाएं जुड़ी होती हैं, हर एक अपने आप को परिवार की तरह उनसे कनेक्ट महसूस करता है, इस वजह से मेरा सवाल था। लेकिन अब मैं चाहूंगी, चूंकि अमिताभ बच्चन की उम्र 77 साल है, वो इस वक्त नानावती अस्पताल में है, और जो सबसे छोटी आराध्या है उनकी उम्र 8.5 साल की है, और हमने देखा कोरोना के पूरे काल के दौरान बार बार ये कहा गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और इससे बचने की जरूरत है। ऐसे में अब ये दोनों जब संक्रमित पाए गए हैं तो मैं चाहूंगी कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा होगा, कैसे एहतियात बरते जा रहे होंगे, अगर इसके बारे में डॉक्टर राजेश हमारे दर्शकों को आप कुछ बता पाए। जी जरूर। जो छोटी बेटी है उसको तो डॉक्टरों ने ये भी डिसाइड किया है कि वो घर में होम क्वारंटीन में रहेगी। इसका अर्थ ये है कि ज्यादा करके माइल्ड सिम्टम्स हैं और कोई डर नहीं है। अगर कोई भी थोड़ा भी मामूली डर होता तो डॉक्टर उनको हॉस्पिटल में लेके जाते, तो उसके बारे में हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमिताभ जी के खिलाफ एक ही चीज है कि उनकी उम्र, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो ये उम्र फैक्टर के अगेंस्ट है, उनके रिकवरी के लिए अच्छी है। एक पहला तो उन्होंने इससे भी बड़ी बीमारियों से जीत लिया है 1982 से लेकर अभी तक। दूसरी बात यह है कि उनको बीमारी के बारे में बहुत ही जानकारी है। जो हमारी किताब है जिसके बारे में आपने बात की, हमने फरवरी महीने में पहली जो ड्राफ्ट रेडी हुआ था छपने के पहले उनके पास मैंने भेजा था, वो 300 पन्ने से ज्यादा है, और उन्होंने एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ के दूसरे दिन ट्वीट पे उसकी कुछ तारीफ की थी, जो अभी हमारे किताब के कवर पे आ गई है। किताब छप गया है तो उन्होंने सब पढ़ लिया था, और इसीलिए जब उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे वो अस्पताल में गए। वो भी बहुत ही अच्छी बात है उनके फेवर में। और चौथी चीज है कि उनका जो इनर स्पिरिट होता है, जो इनमें जो अनुशासित डिसिप्लिन है, वो भी उनके साथ है। और फाइनली हमको ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कि लोगों की दुआएं उनके साथ है। 1978 में सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर रेंडोल्फ बर्ड करके जो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी किया था। उन्हें 400 मरीजों के, कार्डियक मरीजों के ऊपर उन्होंने एक सिंपल स्टडी किया। 2 ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप को दवाई तो वैसे ही मिली, लेकिन एक ग्रुप में लोगों की दुआएं मिली। उन्होंने सभी लोगों को कहा कि इनके लिए आप दुआओं करो। दूसरे ग्रुप पे कुछ नहीं हुआ, और जो पहला ग्रुप था दवाई और दुआ, उनकी रिकवरी जल्दी हो गई और अच्छी हो गई। ये दुनिया में पहला स्टडी था जिसमें रिसर्च सेटिंग में देखा था कि दुआओं को भी असर पड़ सकता है। अभी इतनी दुआएं आपके तरफ से, आपके व्यूअर्स के तरफ से और पूरे देश के तरफ से उनके पास आ रही है, तो उसका भी मुझे लगता है असर बिल्कुल होगा। सही कहा आपने। पूरा देश इस वक्त दुआ फिक्र कर रहा है, न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि पूरे परिवार के लिए, छोटी सी बच्ची आराध्या के लिए भी, ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन के लिए भी, क्योंकि एक अलग तरह का जुड़ाव पूरा देश महसूस करता है इस परिवार के साथ। इसी वजह से सबका बहुत ज्यादा कंसर्न है, और उम्मीद यही कि दवा और दुआएं दोनों ही बहुत जल्द रंग लाएंगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि चूंकि कोई लक्षण नहीं दिखे ना ऐश्वर्या में ना आराध्या में, ये एक अच्छी बात है। इसी वजह से होम आइसोलेशन में इस वक्त रखा गया है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ सीएमडी रेडिक्स अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक न सिर्फ कोरोना वॉरियर हैं, बल्कि आपको बता चले कोरोना को हराते हुए इन्होंने बड़ी जंग भी जीती है, और आज ये आज तक के दर्शकों के सामने है। एक बार फिर से वेलकम बैक, बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका। और मैं चाहूंगी आज ये खबर आपने देखी, आप एक तो खुद का अपना अनुभव शेयर करें, और आज जब अमिताभ बच्चन और उनके पूरे परिवार की ओर से यह खबर सामने आई कि एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है इस वक्त ये पूरा परिवार, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं।
देखिए चित्रा जी, कोविड से मेरा बड़ा अच्छा नाता है क्योंकि कोविड के मैं मरीजों का भी इलाज करता हूँ, वो अस्पताल भी चलाता हूँ जहाँ कोविड के मरीजों का इलाज होता है। और मेरे को खुद भी कोविड हुआ था, 3 हफ्ते पहले मैं नेगेटिव हो गया, मेरे पूरे परिवार को हुआ था, लेकिन हम सब लोग डॉक्टर हैं और सब नेगेटिव हो गए हैं। मैं इसमें 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चन साहब को ये बीमारी आई है। सबसे पहले तो हमें इनसे ये सीखना चाहिए कि सोशल दायित्व हमें समझना चाहिए। बच्चन साहब की जैसे ही रिपोर्ट आई, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुझे कोरोना हुआ है, मेरे आसपास जो भी व्यक्ति रहे हैं वो अपने टेस्ट करा ली। ये बहुत अच्छी बात है, विदाउट अटैचिंग एनी टैबू। इस बीमारी के साथ में किसी भी तरह से शर्मसार होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूरे देश को बताया कि मुझे कोरोना है, जो कि जनरली लोग छुपाते हैं और इसी की वजह से बीमारी बढ़ती भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जनरली हमें अकेले को नहीं होता, पूरे परिवार को ही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति लेके आता है तो सारे परिजनों को हो जाता है। बड़ी आवश्यकता है। तीसरा मैं फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल फैक्ट, कि हमारे देश के अंदर 8.5 लाख कोरोना के केसेस हुए हैं, जिनमें से 30% केवल 3 मेट्रोज में ही है, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में। 30% केस यहीं पर है। तो मेट्रो के जो इस तरह की मेट्रो की सिटीज जहां पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसी भी किस्म का टैबू लगाने की जरूरत नहीं। जहां तक अमिताभ जी का तल्लक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना में इनकी ऑक्सीजनेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। रिस्क फैक्टर केवल एज का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इवन इस एज पे भी अगर हम सारे डाटा देखें तो लगभग 94 to 95% जो लोग हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट कम है, हमारे इधर मोर्टेलिटी रेट केवल 2.72% है वर्ल्ड के मुकाबले में, जहां 4.7 है। तो क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी कम है और सिर्फ इनका एक ही रिस्क फैक्टर है एल्डरली होने का। हो सकता है एक आध एल्डरली में थोड़ी बहुत बीमारी भी हो, लेकिन ही हैज वेरी फेयर चांसेस के, बल्कि रादर एक्सीलेंट चांसेस कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ऑक्सीजन की कराएंगे। 95% अभी इनकी ऑक्सीजन चल रही है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। कुछ आपकी आवाज भी बिल्कुल साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ये सवाल भी पूछूंगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन को हल्का बुखार था, वहीं ऐश्वर्या और आराध्या को कोई इस तरह के लक्षण नहीं दिखे थे। तो इसके आधार पर कितने समय के भीतर ये लोग ठीक हो सकते हैं, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी। लेकिन उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, मुंबई से ये मामला सामने आया है, अस्पताल में है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और परिवार में इस वक्त घर पर मौजूद हैं आराध्या और ऐश्वर्या, उनको लेकर अगर कोई जानकारी। और मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़े भी देश के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा आंकड़े इसी राज्य से सामने क्यों आ रहे हैं। प्रियंका, सामने आंकड़े इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है और टारगेटेड टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है, इसलिए आपको आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अगर बात करें महाराष्ट्र में और मुंबई को लेकर चिंता बनी हुई है, तो मैं कहूंगी कि चिंता की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। केरला में भी नंबर फिर से आगे बढ़ने लगे हैं, कर्नाटका में भी काफी बढ़ रहे हैं, दिल्ली तो मुंबई को भी पार कर चुका है। तो ये बार बार एक ही राज्य को टारगेट करना मैं मानती हूँ गलत बात है। और रही बात अमिताभ बच्चन जी की, उन्होंने खुद ने अपने ट्विटर के माध्यम से जनता को रूबरू कराया कि उनको कोविड है। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी, कोविड जो ऐसा संक्रमण आया है पूरी दुनिया में, वो ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना वो वेल इन्फॉर्म्ड को देखता, ना वो इल इन्फॉर्म्ड को देखता। जब वो किसी पे आता है, वो उन्हीं को अपनी सारी जो भी मैं कहूंगी मेडिकेशन है, उनको ही हैंडल करनी पड़ती है। और साथ ही साथ एक और चीज कहूंगी, सेल्फ अवेयरनेस जो बहुत जरूरी है, वो होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके का म्यूटेशन हो रहा है कोविड को लेकर, ये भी एक स्टडी का विषय है। तो इस समय पे सबको यही पता है कि मास्क लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग कर और साथ ही साथ हाथ धोना इज द ओनली वे आउट। तो जो भी है, वी आर प्रेइंग दैट ही रिकवर्स फास्ट। महाराष्ट्र में 102 साल की उम्र की महिला भी रिकवर होकर आई हैं, 98 की भी रिकवर होकर आई हैं। Mumbai boasts of one of the best medical facilities in India right now. So we are very clear and we are very hopeful कि अमिताभ बच्चन जी एक एग्जाम्पल फिर से, जहां भी उन्होंने लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, उनके कुली के समय हुआ एक्सीडेंट हुआ हो
उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हों, उनके जो भी लाइफ में उनके पास चैलेंजेस आए हों, उन्होंने बखूबी अच्छे से उस पर विजय पाई है, इस पे भी विजय पाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमिताभ बच्चन और उनका परिवार इस देश के लिए ऐसा रोल मॉडल है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उन लोगों ने अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन उसके बाद आप जिस तरह से फिर से शहंशाह की तरह सामने आए, एक बार फिर से पूरा देश उसी तरह की तस्वीर भी देखना चाहता है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी शहनवाज हुसैन साहब, जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत ज्यादा गंभीरता से हम सब ने कोरोना को लिया। अनलॉक 1 के दौरान फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब कम हो गया, और वही स्थिति हर गुजरते और बीतते दिन के साथ चली गई। और हाल फिलहाल हम देखें, अमिताभ बच्चन, उनके पूरे परिवार का ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और देश के सामने सवाल खड़े करता है कि स्थिति अभी भी बहुत भयावह है और बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है इससे। नहीं, ये सही है कि कोरोना के खतरे को देश ने गंभीरता से लिया, और जब कोरोना का संकट आया था तो हमारे यहाँ उस वक्त वैसी तैयारी भी नहीं थी। आप जानते हैं कि हमारे पास पीपीई किट नहीं था, N95 मास्क नहीं था, उतने बेड नहीं थे। आज 3,77,000 से ज़्यादा आइसोलेशन बेड है, 40,000 से ज़्यादा आईसीयू बेड है, 1,42,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन समर्थित बेड है, और करीब 2 लाख के करीब वेंटिलेटर बेड भी पूरे देश के अंदर मौजूद है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर मिलकर काम कर रही है। जब कल अमिताभ जी का आया, उसके परिवार का आया, चित्रा जी कल आप ही न्यूज़ पर रही थी, मैं उस वक्त देख रहा था, काफ़ी देर तक उसको हम सब देश के लोग मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन को पूरे देश के लोग प्यार करते हैं। और ये सही है कि कोविड पर उन्होंने देश को जागरूक करने के लिए भी कई तरह की एडवर्टीजमेंट किए थे, और जब उनके परिवार को हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि वो खुद लोगों को आगाह कर रहे थे कि इससे कैसे बचना है। तो कोरोना बीमारी ऐसी है जो किसी को भी लग सकती है, वो धारावी के झोपड़पट्टी से लेकर बड़े बंगले तक आती है, और कई जगह स्टेट में भी इसके वजह से दिक्कत आई है। कई राज्यों में, जो खासकर हमारे यहाँ बिहार राज्य में जहाँ पहले कम था, वहाँ पर आप देखिए पटना में, अभी भागलपुर में कई जगह लॉकडाउन भी किया है 3 दिन का, और यूपी में भी 2 दिन का लॉकडाउन किया है। तो इसमें जागरूकता पूरी फैलाई गई है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन इस बीमारी का, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता, हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है और तैयारी भी वैसी रखनी। हर राज्य सरकार ने अपनी ताकत के हिसाब से पूरी तैयारी की है, केंद्र ने पूरा सहयोग किया है। अभी भी हम मानते हैं कि अमिताभ जी का परिवार स्वस्थ हो, अनुपम खेर जी का भी परिवार अस्वस्थ है, इसमें कोविड पॉजिटिव है। तो मैं मानता हूं कि जहां भी जो लोग भी, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग हों, कोरोना तो किसी को नहीं देखता कि वो व्यक्ति कौन है, न जात मजहब धर्म रंग कुछ नहीं देखता, इसमें सबको बचना है। तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है, और अनलॉक होने के बाद भी हमें जागरूक रहना ही है, क्योंकि जो जागरूक नहीं रहेंगे उनको दिक्कत आएगी। बहुत से राजनेताओं को बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है। इसीलिए जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अनलॉक को इसलिए लागू किया गया था ताकि जिंदगी पटरी पर चले, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ था। बार बार इस बात का ध्यान रखना होगा, और अमिताभ बच्चन ने भी समय समय पर किस तरह से जागरूक करने का काम किया है लोगों को कोरोना के माध्यम से। उनकी ओर से एक कविता जो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की थी, मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को दिखाएं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास हम दोबारा से वापस चलेंगे। सुनिए अमिताभ बच्चन को। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा।
मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस तरह से हौसला भरने की कोशिश अमिताभ बच्चन की ओर से अपनी आवाज में की गई थी लोगों को। एक बार फिर से अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए बड़े खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, अमिताभ बच्चन के मुंबई के चारों जो बंगला उनका है उन सभी को सील कर दिया गया है। प्रतीक्षा, जलसा, इन सभी को सील कर दिया गया है। बीएमसी ने सील किया है अमिताभ बच्चन का चारों बंगला, जलसा, प्रतीक्षा, ये सभी सील किए जा चुके हैं। आपको बताते चले, इसके पहले सैनिटाइज किया गया अमिताभ बच्चन का बंगला। वत्स और जनक, ये चार जो बंगले हैं, जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स, इन चारों को सील किया गया है, जिनकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सैनिटाइज किया जा रहा था अमिताभ बच्चन के बंगलों को। एक बार फिर से राजेश पारेख आपका रुख करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में, चाहे मुंबई के आंकड़े को देखें, राजधानी दिल्ली के, तमिलनाडु के देखें, लेकिन खासतौर से WHO की उस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें धारावी मॉडल की प्रशंसा की जाती है और यह कहा जाता है कि यहां पर टेस्टिंग ट्रेसिंग की वजह से आप धारावी को कम से कम आप कोरोना का संक्रमण कम करने में बहुत कामयाब रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किलें देखी जा रही थी। तो एक बड़ा एग्जाम्पल भी है कि कोरोना को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे दौर में जब दुनिया में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश में भी बहुत जरूरत है। डॉक्टर पारेख। बिल्कुल चित्रा जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। धारावी में तो एक चमत्कार जैसे हो गया है, लेकिन हमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस बीमारी में दूसरी लहर भी आ सकती है और तीसरी लहर भी आ सकती है। तो 100 बरस पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था और जिसमें 100 लाख लोगों की, 1000 लाख लोगों की देहात हुई थी, उसमें 3 लहर आए थे और जो दूसरी लहर 2-3 महीने के बाद आई वो पहले से बहुत ही बड़ी थी और जो तीसरी आई वो दूसरी से कम थी लेकिन पहले से भी ज्यादा थी। अभी कुछ जगह में हम लोग देख रहे हैं कि शायद दूसरी लहर शुरू हो रही है। साउथ कोरिया जहां उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था, वहां शायद सियोल में एक दूसरी लहर आ रही है। यूएस में बोल रहे हैं कि कुछ जगह में शायद दूसरी लहर आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि और एक लहर आएगी और हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जो इसमें हमने सफलता पाई है, स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ के आसपास थी और हमारे भी, अगर मैं सही हूं, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान गई थी। डॉक्टर पारेख, बिल्कुल आपने बराबर आंकड़े दिए हैं और सबसे ज्यादा देहात अपने देश में हुई थी। दुनिया के 16% लोगों अपने देश में हुए थे। अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस समय का आंकड़ा अगर हम लोग आज के पॉपुलेशन में लाएंगे तो पूरी दिल्ली, पूरी बंबई, पूरी बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ये सब का आप समझ लीजिए कोई भी नहीं जिंदा रहा। तो वो तो बहुत ही बड़ी ये थी, उतनी ये नहीं होने वाली है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इसकी दूसरी लहर, तीसरी लहर आ सकती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि लॉकडाउन खुल गया तो बस हम अभी उड़ सकते हैं, जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, क्योंकि उससे ही वापस ये फैल सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर अभी अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि बच्चन परिवार में छोटी आराध्या की भी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हालांकि अच्छी बात यह है कि उनके भीतर लक्षण नहीं है। अगर लक्षणों के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूं, क्या जिनके अंदर लक्षण नहीं होते हैं या जिनके अंदर बहुत माइल्ड थोड़े लक्षण होते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम दिनों में ज्यादा होते हैं, वो बहुत जल्द हफ्ते भर के भीतर ही ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर रवि, डेफिनेटली अगर लक्षण कम रहते हैं, खासकर शुरुआती 72 घंटे तक या 96 घंटे तक लक्षण कम रहते हैं, बुखार हल्का रहता है, तो उनके चांसेस होते हैं बहुत अच्छे से ठीक होने के। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आंकड़े ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर ये बीमारी जो है कम होती है। जो चाइना में हमने देखा 2.1% थी जो 18 साल से कम है। इटली में केवल 1.2% लोगों को इफेक्ट किया है जो 18 साल से कम है, और अमेरिका में भी सिर्फ 2% को किया। तो इस बीमारी का थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बच्चों के लिए रहता है और बच्चे सीरियस हो सकते हैं, लेकिन एडल्ट के मुकाबले में उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो अगर शुरुआती दौर में सब लोग स्टेबल हैं तो ये धीरे धीरे करके सब स्टेबल ही निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अक्सर हम लोग सोचते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम सही टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सटीक एंटीवायरल नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है।
सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट हमारे पास ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गिविंग इक्विपमेंट्स है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है, तो अगर ऑक्सीजन हम टाइम पे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, हमारे पास में स्टीरॉइड्स हैं, हाल की स्टडीज ने डेक्सामेथासोन के ऊपर काफी वो आया है। उसके बाद इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ एंटीवायरल्स भी आई हैं जिनका इफेक्ट अच्छा, और प्लाज्मा थेरेपी भी है। तो ये भी मानना बिल्कुल गलत है। अगर हम समय रहते डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये जरूरी है कि इससे एक घंटी जरूर बचती है कि हम सबको विजिलेंट रहना चाहिए और हमारे को अपने पर्सनल दायित्व ले लेने चाहिए। मैं खुद भी देखता हूँ सोसाइटी में लोग बिना बात के बाहर निकलते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जितनी हो सके अवॉइड कीजिए। बाहर निकलते ही अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या ये जरूरी है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करूं और इमीडिएटली आप अंदर आ जाइए। पर्सनल प्रोटेक्शन रखनी बड़ी जरूरी है, और सरकारी एजेंसियों को भी टेस्ट थोड़े बढ़ा देने चाहिए। वैसे हमारे इधर बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, 2,80,000 टेस्ट हुए हैं कल, तो जो कि पहले से काफी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल आंकड़ों में देखें तो हम यहाँ पे 4100 टेस्ट करते हैं पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन इंटरनेशनली 29,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। तो थोड़े से टेस्ट बढ़ा देंगे तो उससे भी थोड़ा सा कंट्रोल जो है हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और होम क्वारंटाइन इज प्रेफर्ड। अगर ऐश्वर्या जी और उनका बच्चा जो है होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। डॉक्टर की सुपरविजन में हम होम क्वारंटाइन करें तो बहुत अच्छा विकल्प है। अमिताभ जी के बच्चन जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो उनका कुली के वक्त जो एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत ज्यादा सीरियस था एज कम्पेयर टू दिस इलनेस। आने वाले अगर 3 से 4 दिन में अगर ऑक्सीजन ठीक मेंटेन रहती है, 4 से 5 दिन में सब कुछ ठीक रहता है, तो ये बीमारी साधारण से जैसे 90% लोगों में बिना किसी दिक्कत के बाहर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम भी होती है, जैसे मुझे कोरोना हुआ था, मेरी ऑक्सीजन थोड़ी कम हुई थी, तो थोड़ी सी 2-4 दिन अगर ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है तो उसके बाद भी निकल आते हैं, घबराने की बात नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और अमिताभ बच्चन को लेकर जो जानकारी हमारे पास है, उनका ऑक्सीजन लेवल फिलहाल सामान्य है, हालत स्थिर बनी हुई है, और उम्मीद हम कर सकते हैं कि बहुत जल्द पूरी तरह से उनके स्वस्थ होने की खबर भी अगले कुछ दिनों में सामने आ जाए। लेकिन प्रियंका, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मुंबई में इस वक्त देखिए मानसूनी बारिश भी हो रही है, झमाझम बारिश आज भी पूरे मुंबई में देखी जा रही है, और अक्सर ऐसे मौसम में हमने देखा है कि बुखार, खांसी, जुकाम होना साधारण सी बात है। लेकिन एक ऐसे वक्त में राज्य सरकार को बहुत ज्यादा जोर टेस्टिंग पर देना होगा, क्योंकि ये जो बुखार हो रहा है वो क्या कोरोना के कारण है या फिर वो सामान्य मानसूनी बारिश के कारण है, लोग भीग जाते हैं इसलिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इस पर सबसे ज्यादा जोर आपकी सरकार पर, किस तरह से कोरोना के आंकड़े को कम किया जा सके, कोरोना को रोका जा सके, आपकी सरकार काम कर रही है इस वक्त महाराष्ट्र में? देखिए, WHO का आपने हवाला देकर बताया, धारावी मॉडल के बारे में बताया। जो इंडिया मॉडल में अगर बात करते हैं, WHO ने किसी को रिकग्नाइज किया है, वो है धारावी मॉडल। और वो धारावी मॉडल क्या था? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग। क्या हम टेस्ट करेंगे, सबसे ज्यादा हमने उसी पे प्रभाव डाला। हमने डोर टू डोर टेस्टिंग की, हमने 5 लाख घरों से ज्यादा टेस्टिंग की, घरों में जा जाकर टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट किया, आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया। इसलिए आपको आंकड़े भले ही लगे होंगे, पर साथ ही साथ आइडेंटिफाई कर लोगों को आइसोलेट किया। और आप देखिए मुंबई में रोज आंकड़े घटते जा रहे हैं। हमारा एकमात्र शहर है मुंबई में, क्योंकि हम मॉनसून की बात हो या जनता के बीच की बात हो, जनता को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात हो कि वो टेस्टिंग कभी भी करा सकते हैं, एकमात्र शहर है पूरी देश में अभी जिन्होंने कहा है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर डॉक्टर के नोट के, बगैर भी टेस्टिंग हो सकती है। वो वॉक इन कर सकते हैं और वो लोग टेस्ट कर सकते हैं। हमारा ही एकमात्र शहर था जिन्होंने सबसे पहले 80% जो कैप होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हमने किया है। तो जहां तक हमारी कोशिश है कि सिटीजन्स के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, और कैप भी हमने ही लगाया था टेस्टिंग के कॉस्ट पे भी। तो जितनी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं लोग भी सेल्फ अवेयर रहेंगे। अगर धारावी जैसा एक मैं कहती हूँ एक क्लस्टर जोन अपने आप को लड़ाई में कोविड के आगे लड़ सकता है, तो मुंबई का ही क्या पूरा देश उससे जूझ सकता है। और धारावी मॉडल उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब धारावी मॉडल को लेकर आगे बाकी सरकारें कैसे बढ़ेंगी, ये बड़ा सवाल है। शहनवाज जी, आपका रुख करते हुए, ये जो कोरोना की जंजीर है ये हिंदुस्तान में कैसे टूटेगी? आपकी केंद्र सरकार के इसके लिए बड़े पैमाने पर क्या है तैयारी? देखिए, ये सही है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने बहुत जगह अच्छा काम किया, और प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया की तरह सारे मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर इसमें वो आगे बढ़े हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है जिस पर कुछ पॉजिटिव चर्चा भी, जब आपको डिबेट करते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव बात होती है लोग सुनते हैं। जैसे 2 बड़े डॉक्टर आपने बैठाए, उनकी बात या प्रियंका जी की बात या मेरी बात को जो लोग
डिबेट को आपका दंगल देखा जाता है, तो एक बात पॉजिटिव बात मैं बताना चाहूँगा कि 10 दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में हमारी 10 लाख की आबादी पर ये करीब 538 केस हैं। और मैं मानता हूँ कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में 10 लाख की आबादी पर करीब 15 लोगों की मौत हुई है। मतलब इसका जो रेशियो है वो दुनिया के मुकाबले हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। और ये सही है कि जब कई जगह, जैसे पहले केरल की चर्चा हुई या WHO ने अगर धारावी मॉडल की चर्चा की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने देश के बारे में एक मॉडल की चर्चा उन्होंने की। और पहले भी जब भीलवाड़ा में हुआ था तो उसकी भी एक चर्चा आई थी देश के अंदर। तो मैं मानता हूं कि अभी अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं, पहले शुरू में जब कोरोना का संकट आया तो एक बैग जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी एक जगह रुकी हुई थी। फिर लोग अपने अपने जगह गए हैं और राज्य सरकारों ने अपने तौर पर, किसी भी राज्य सरकार ने इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम सबसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें अगर हर राज्य एक दूसरे राज्य को कम्पीट करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा या प्रियंका जी ने कहा कि हम सबको इस बात का एहतियात भी करना है, कोशिश भी करनी है कि हम बिना वजह बाहर न निकले। हम जो एहतियात बताए जा रहे हैं उसको पूरी तरह उसको माने। लेकिन अमिताभ जी तो खुद लोगों को एहतियात बता रहे थे, तो आप जानिए वो खुद इतने ऐसे डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। मैं जितना उनको जानता हूं, जब भी उनको मिला हूं तो मैंने देखा कि उनसे डिसिप्लिन व्यक्ति कम होंगे। वो उनको भी अगर ये कोरोना छू सकता है तो किसी को भी छू सकता है। बिल्कुल। और कई लोग जो पुलिस के, प्रशासन के, मीडिया हाउसेस के और कई राजनेता, कई मंत्री भी इससे संक्रमित हुए। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इसको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। जो लोग सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है उसको मानकर चलें। ये मानकर चलें कि कोरोना को कोई हरा सकता है तो आप खुद जो दर्शक देख रहे हैं आप हरा सकते हैं। आप अपना ध्यान रखेंगे तो कोरोना आपसे 2 गज की दूरी। अब वो फैसिलिटी है। जब ये चित्रा जी ये संकट आया था तब वो ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। अब राज्य सरकार भी प्रिपेयर है, केंद्र सरकार भी प्रिपेयर है। पीएम केयर से कई राज्यों को वेंटिलेटर, N95 मास्क, PPE किट, कई चीजों को उपलब्ध कराया गया है। और कई जगह जो लॉकडाउन भी हुआ, शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन अब तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए अनाज की व्यवस्था भी नवंबर तक केंद्र सरकार ने कर दी। मैं लौटूंगी उस पर, अहम बातें आपने कही हैं और इसी वजह से मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने कहा कि हमारे पास तैयारी के लिए लॉकडाउन के दौरान बहुत लंबा समय मिल गया था और राज्य सरकारों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली। लेकिन मैं चाहूंगी जो आज का आंकड़ा है देश भर का और बीते 24 घंटों का, वो अपने दर्शकों को हम दिखाएं और उसके बाद डॉक्टर राजेश पारेख और डॉक्टर रवि मलिक से मैं सवाल पूछूंगी। मैं चाहूंगी वो आंकड़ा हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। लेकिन उसके पहले डॉक्टर राजेश, में आपका रुख करते हुए, चूंकि ये देखिए कोरोना अपडेट का अब तक का जो आंकड़ा है वो दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में कुल मामले 8,49,553, ठीक होने वालों की बड़ी तादाद है। 5,34,621 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 22,674 लोगों की जान भी इस कोरोना ने ले ली है। अगर बीते 24 घंटों के आंकड़े की हम बात करें, ये देखिए रोजाना नए मामले बीते एक हफ्तों का अगर हम देख रहे हैं और इन सब के बीच आज का आंकड़ा आपके सामने है। आज 12 जुलाई है 12 जुलाई का आंकड़ा आप देख रहे हैं। 28,637 नए केस सामने आए हैं। 11 जुलाई को 27,114 नए मामले। अगर परसों की बात करें 26,506 मामले, 24,879 9 जुलाई को, और इस तरह के यानी कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में ये मामले। और पिछले 4 दिनों में 1 लाख से ज्यादा 4 से 5 दिनों में संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर राजेश पारेख, ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। सरकारों की तैयारी भी पूरी है, लेकिन अगर बीते 4 से 5 दिनों के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा मामलों में हम कोरोना को क्रॉस कर जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए यकीनन ये वक्त बहुत चिंता का सबब लेकर आया है सामने। जी, चिंता का समय है लेकिन डरने का समय नहीं है। जैसे प्रियंका जी ने आपको अभी बताया कि जैसे टेस्टिंग बढ़ता है धारावी मॉडल की तरह, जैसे टेस्टिंग बढ़ता है तो हमको केसेस ज्यादा ही दिखेंगे। ये नहीं है कि ये केसेस अचानक किधर से आए हैं, ये केसेस हमेशा थे, लेकिन टेस्टिंग बढ़ने से ये आंकड़े बढ़ेंगे और इसके बारे में हमको डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक तो धारावी मॉडल है और आपने भी एक कार्यक्रम का जो संचालन किया है वो भी देखिए आप, वो उपाय की तरफ जा रहा है।
और वो भी एक तरह का अच्छा उदाहरण है बिल्कुल। कि इधर आप इतने लोगों को साथ में लाया है लेकिन कोई दंगल नहीं हो रहा है। हम लोग साथ में एक तरह से बात कर रहे हैं, हमारे ओपिनियंस एग्जैक्ट नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन हम लोग साथ में आपके साथ कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे देश में हम ये करेंगे तो फिर डरने का भी कारण नहीं है और चिंता का भी कारण नहीं है, क्योंकि ये बीमारी आई है, एक नेचुरल डिजास्टर है, वो आई है, उसका हमको अभी एक उपाय निकालना है। और जैसे केरला में भी हुआ था, धारावी में भी हुआ है, हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं साथ में, जब तक हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से बात करेंगे और उपाय ढूंढेंगे। कोरोना से चूंकि पूरा देश दंगल कर रहा है, इसी वजह से एक तरह से शहनवाज हुसैन और प्रियंका चतुर्वेदी के सुर भी आज आपस में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कम से कम एक अच्छे संकेत, अगर दो अलग पार्टियों के लोग भी उपाय सुझाएं और ये बताएं कि हम लोगों को जल्द से जल्द कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जावेद मलिक, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि अमिताभ बच्चन का कल जो पहला टेस्ट किया गया था, एंटीजन रैपिड टेस्ट था जो पॉजिटिव आया था, ऐश्वर्या का वही टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन जब दोबारा टेस्ट किया गया एंटीबॉडी टेस्ट, उनपे उनका पॉजिटिव आया। ये दो अलग अलग टेस्ट, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर वो आराम से हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, ऐसे लोग क्या करें फिर इस वक्त में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो RT-PCR टेस्ट होता है उसके अंदर कोरोना होते हुए भी नेगेटिव आना 30% के करीब होता है। मरीज को कोरोना है और वो नेगेटिव आ जाता है, और कई बार अगला टेस्ट भी नेगेटिव आता है। इसकी वजह ये होती है, कई बार हम सैंपल कलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत कर जाते हैं, वायरल शेडिंग थोड़ी कम होती है। मैं आपको एक और बताऊंगा कि अगर डॉक्टर को कोविड के सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, हम लोग अपने अस्पताल में क्या करते हैं कि टेस्ट अगर नेगेटिव आया लेकिन उसको कोविड प्रूव हो रहा है, CT स्कैन के ऊपर, एक्सरे के ऊपर कोविड की फाइंडिंग्स आती हैं, तो हम उसे कोविड प्रिज्यूम करते हैं और बार बार टेस्ट करा के देखते हैं जब तक वो पॉजिटिव नहीं आता। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि हम क्लिनिशियंस जो हैं इसको टैकल कर लेते हैं। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जब अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने पूरी किताब पढ़ी, पूरी इतिहास बरत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इतने डिसिप्लिन्ड हैं, और हमारे सामने देश के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, प्रिंसेसेस को जब ये बीमारी हुई है तो हम में से किसी को भी हो सकती है, हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके जरिए मैं देना चाहूंगा कि हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं उनका हमें खास ध्यान रखना है। जो भी हमारे घर में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अस्थमा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, कैंसर का मरीज है, कीमोथेरेपी का मरीज है या एल्डरली पेशेंट है, उसको हमें खास प्रोटेक्शन देनी है, क्यों वही एक मरीज है जिसके ऊपर की मोर्टेलिटी, अगर हेल्थी एडल्ट है जो कि 30 साल का, 25 साल का, ऐसा नहीं इनकी मौत नहीं हुई, लेकिन इनमें मृत्यु की दर बहुत कम है, मे बी टू द ट्यून ऑफ 0.5% ओनली हिंदुस्तान में। मैं आशा की किरणें भी देखता हूं 2-3। सबसे पहले तो ये देखता हूं कि जो हमारी नॉलेज आज से 6 महीने पहले इस बीमारी के बारे में थी, आज हमारी नॉलेज बेटर हो गई है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, हमारी समझ बेटर हो गई है और मोर्टेलिटी रेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरी चीज ये है कि हमारा देश इतनी तेजी से जा रहा है कि हमारे वैक्सीन भी आ सकती है। अब 2 हमारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल, 3 स्टेज क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल में चली गई हैं और संभवतः वैक्सीन हमारे सामने जो है बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो ये काफी सारी आशा की किरणें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जितनी मौतें हुई हैं उनकी हमने एनालिसिस किया, उसमें हमने ये देखा है मरीज हॉस्पिटल लेट पहुंचता है, उसको हैप्पी हाइपोक्सिया इसको कहते हैं, अंदर ऑक्सीजन कम हो रही होती है, वो ऑक्सीजन मीटर लगाता नहीं है और सांस को बढ़ने की इंतजार करता रहता है। एक छोटा सा मीटर आता है, जिसको भी कोविड है वो घर में लेके बैठे और अपनी ऑक्सीजन चेक करता रहे, अगर वो ऑक्सीजन 94 से कम है तुरंत हॉस्पिटल चला जाए। हमने देखा जिन लोगों की मौत हुई है अधिकांश लोग जो हैं लेट पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। तो एल्डरली पेशेंट्स को, जैसे अमिताभ बच्चन जी को हॉस्पिटल में सुपरविजन में चले गए, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पर उनकी ऑक्सीजन देखते रहेंगे और तुरंत समय रहते इलाज भी हो जाए। और ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है, जो लोग खुद होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर राज्य सरकारों की ओर से मुहैया कराई गई है। राजधानी दिल्ली का हम उसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें बार बार दिल्ली के सीएम की ओर से चूंकि हॉस्पिटल को लेकर अपनी परेशानी व्यक्त की जाती थी और उन्होंने कहा था कि लोग होम क्वारंटीन रहे, हम पूरी सहूलियत उनको घर के भीतर ही देंगे। लेकिन प्रियंका, एक बार फिर से मैं चाहूंगी महाराष्ट्र का आंकड़ा भी हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, क्योंकि यकीनन न सिर्फ देश के लिए
इस वक्त चिंता का सबब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का यह कहना है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी वहीं पर हो रही है। और शुरू में भी चूंकि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहां पर विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है, इस वजह से भी शायद वहां की स्थिति को कंट्रोल करना इतना आसान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले शायद नहीं रहता। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने है, 2,46,600 के मामले कुल अब तक महाराष्ट्र के, जिनमें ठीक होने वालों की तादाद 1,36,985 है, जबकि 10,116 लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र राज्य में इस कोरोना ने ले ली है। और यहां पर हम आपको एक्टिव केस भी दिखा रहे हैं, और मुंबई के कुल केस और एक्टिव केस देखिए। मुंबई में कुल केस 90,000 है। मुंबई के KW वार्ड जहां अमिताभ बच्चन रहते हैं, वहां पर कोरोना के केस 5,300 हैं। इसी के साथ अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि अब अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं प्रियंका, तो आम लोगों के जहन में भी ये होगा। एक और सवाल खड़े हो रहा है, ये जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई है अनलॉक 1 के बाद से, कई जगहों पर एहतियात पूरे बरते जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन के बारे में भी कहा जा रहा है, उनका हाल ही डिजिटल डेब्यू हुआ है, उसके बाद वो डबिंग के लिए एक स्टूडियो भी गए थे, तो इस तरह से लोगों से संपर्क भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को किस तरह से एहतियात रखने होंगे, खासतौर से दोबारा जब शूटिंग की भी शुरुआत हो चुकी है मुंबई में? तो देखिए, जो भी परमिशंस दी गई हैं, और जैसे हमने फेज वाइज मैनर में हमने लॉकडाउन किया था, वैसे ही हम लॉकडाउन को लिफ्ट कर रहे हैं। हर चीज जो शुरुआत हो रही है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बकायदा बताकर ही परमिशन दी जा रही है, और कहीं भी हम पाते हैं कि वो लोग उस नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको वहीं पे रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कहा कि वो डबिंग के लिए जाते थे, तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो हम कह रहे हैं ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, तो वो हमने ट्रेसिंग की है, और ट्रेसिंग के अंतर्गत आपको पता चला है कि 62 लोगों के करीब ये लोग मिले हैं, और उन सब की भी टेस्टिंग जारी है। तो ये किसी का कोविड हो जाना, क्योंकि वो लोग ने लॉकडाउन के समय बाहर निकले, पर ये कहना कि शायद उन्होंने सारे एहतियात बरते फिर भी उनको हो गया, तो ये जैसे मैंने कहा कि कोविड राइट नाउ इज वेरी अनसर्टेन कि क्या क्या कारण है जिस वजह से आप को हो सकता है। तो बस यही है कि ट्रेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए जो हम कर रहे हैं, और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जगह पर हैं उसको कायम रखना जरूरी है, और उसको महत्वपूर्ण तरीके से सबसे ज्यादा महत्व देते हुए कोई भी काम की शुरुआत करें। ऑफिसेज हों, इंडस्ट्रीज हों, वहां पे आप देखेंगे हमने पूरा एहतियात बरता है, और कहीं भी हमें लगा है कि वो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे पुणे में हुआ है, पुणे में हमने फिर से लॉकडाउन जारी किया है 10 दिन का, ऐसे ही संभाजी नगर में हमने किया है करीब 10 दिन का। तो जहां जहां नहीं हो रहा है वहां पे हम फिर से ब्रेक द चेन करने के लिए, या वो जो संक्रमण है उसको खत्म करने के लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, और ये कोशिशें लगातार तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कोरोना का संक्रमण। लेकिन शहनवाज जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आप जिस राज्य बिहार से आते हैं, वहां की सरकार के ऊपर, एनडीए की सरकार है, उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी पर सरकार का ज्यादा जोर है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर नहीं है। यही कारण है कि पटना में दोबारा आपको लॉकडाउन लागू करना पड़ा, और वहां पर टेस्टिंग के आंकड़े भी बहुत कम है। तो ऐसे कैसे निपटेंगे शहनवाज हुसैन जी आप लोग कोरोना से? देखिए चित्रा जी, आपने कहा ना ऐसा आरोप है, मैंने खुद ही कई वर्चुअल रैली की है, तो मैंने अपने घर से की, जहां से बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं वहीं से की, और सब लोग अलग अलग तरीके से वर्चुअल ही जुड़े। ये सिर्फ इल्जाम होता है, लेकिन हम लोग तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब ये कोरोना का संकट आया तभी उन्होंने कहा था कि जब तक 5 लोगों को आप भोजन न कराएं, आपको खुद खाना नहीं खाना है। तो हमने ये सब भी अभियान चलाए। राजनीतिक पार्टियां चलती रहती हैं, सरकार चलती रहती है। मैं जब निकलता हूं, मैं पार्टी ऑफिस जाता हूं, 2 दिन के लिए मेरी ड्यूटी होती है। उसके बाद मैं पत्रकारों से कभी बाइट के लिए मिलता हूं तो मैं सब नाम लिखता हूं, मैं किन से मिला हूं, और उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखता हूं। तो हर व्यक्ति को, जो हमारे लोग भी वहां पर बिहार में जो इल्जाम है कि हम चुनाव में लगे हैं, वो सही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने एक अने मार्ग दफ्तर से बैठकर पूरी इसको मॉनिटर किया है, डिप्टी सीएम ने किया है, और राज्यों में भी कई जगह, क्योंकि बहुत से मजदूर बाहर से भी आए, और उसके बाद पहले केसेस कम थे, अभी केसेस बढ़े हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ भागलपुर के जो डीएम थे, वो कल मुझे पता लगा वो इतना काम कर रहे थे, इतने मेहनती थे, और वो पता लगा कल पॉजिटिव हो गए। तो वो जब डीएम पॉजिटिव हो जाए, कोई अधिकारी पॉजिटिव हो जाए, तो वो लोग काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर वो मीटिंग की बात है तो मीटिंग तो वर्चुअल ही हुई थी, लेकिन जनता के बीच में मास्क बांटा जा रहा है, सैनिटाइजर बांटा जा रहा है, पहले खाना बांटा जा रहा था। तो किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, वो जनता के बीच में जाएगा ही,
प्रियंका जी की भी पार्टी के नेता जाते होंगे, मैंने ये हमारी प्रियंका जी जो अभी डिबेट में, यानी शिवसेना की नेता प्रियंका जी की पार्टी का कह रहा हूँ, ये लोग भी जाते होंगे। तो राजनेताओं को, पुलिस को, प्रेस को, ये कहते हैं ना, इनको जाना ही पड़ता है जनता के बीच में। इसलिए बिहार में अभी भी पूरी तरह एहतियात बढ़ता गया है। चुनाव जब होंगे, अभी भी चर्चा चल रही है चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या आगे बढ़ा दीजिए आप लोग। विपक्ष ने तो मांग के रख दी है, ठीक है सर। देखिए विपक्ष की मांग, विपक्ष की जो मांग है वो कई बार होता है, अच्छी तैयारी नहीं होती है तो मांग होती है। एग्जाम का डेट हम लोग भी कहते हैं तो थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा है, तमाम मुद्दों को लाना इस वक्त ये चुनाव आयोग को तय करना है, हमें नहीं करना। देश के इतने बड़े व्यक्ति अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कोरोना को लेकर इतना ज्यादा जागरूक किया, अगर उनको और उनके परिवार को कोरोना का संक्रमण हो सकता है तो यकीन मानिए स्थिति कितनी ज्यादा भयावह इस वक्त भी इस समय है इस देश में। इस बात को समझना होगा, इसीलिए अलग अलग पहलुओं को लगातार टटोलने की हम कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स और साथ ही शिवसेना और बीजेपी से नेता भी जुड़े हुए थे। चर्चा लगातार जारी रही। कोरोना से दंगल में देश की जीत बहुत जरूरी है। कोरोना की ये जंजीर टूटती क्यों नहीं, इसी को लेकर लगातार हम बहस कर रहे थे। आपको बताते चले, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और साथ ही उनकी बेटी आराध्या को हो गया है कोरोना, जो अपने आप में चिंता का सबब। दुआओं का दौर जारी है। साथ ही इस परिवार के संपर्क में आने वाले 54 लोगों की पहचान कर ली गई है। 28 का कोरोना टेस्ट हुआ है और कल उनकी रिपोर्ट का किया जा रहा है इंतजार। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, एहतियात रखना बहुत जरूरी है। इस खबर ने देश के सामने फिर से ये बात लेकर साबित कर दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।